चलिए सवाल देखते हैं। चलिए, इट इज द स्पेसिफिक रिलेशनशिप डेजिग्नेशन फॉर द बैंक एंड द कस्टमर व्हेन डीलिंग विद अ सेफ डिपॉजिट लॉकर अरेंजमेंट। तो एक सेफ डिपॉजिट लॉकर अरेंजमेंट में बैंक और कस्टमर के बीच का स्पेसिफिक रिलेशनशिप डेजिग्नेशन क्या होता है? इसका जवाब ये है, इन अ सेफ डिपॉजिट लॉकर अरेंजमेंट द बैंक इज लेसर एंड कस्टमर इज लीसी। बेसिकली एक सेफ डिपॉजिट लॉकर अरेंजमेंट में बैंक एक लेसर होता है और कस्टमर जो है वो लीसी होता है। लेसर और लीसी मतलब? अंडर द लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क LFE, हाउ इज अ लार्ज एक्सपोजर डिफाइंड? यानी लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क LFE के तहत एक लार्ज एक्सपोजर को कैसे डिफाइन किया गया है? चलिए इसका जवाब देखते हैं। A large exposure is the total exposure, both fund and non-fund, to a counterparty or connected group that is 10% or more of the bank's eligible capital base, which is Tier 1 capital. So, एक large exposure वो total exposure होता है जिसमें fund और non-fund दोनों included हैं, जो किसी एक counterparty या connected group को दिया गया हो और वो बैंक के eligible capital base मतलब Tier 1 capital का 10% या उससे ज़्यादा हो। Right. तो ये 10% of Tier 1 capital की लिमिट है। Exactly. ये नियम बेसिकली बैंकों को किसी एक सिंगल कस्टमर या ग्रुप पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने से रोकता है ताकि रिस्क स्प्रेड आउट रहे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। According to the Sarfacy Act 2002, if the district magistrate, मतलब DM, is required to take possession of charged securities, what is the maximum time frame specified for the DM to complete the process of possession? So, Sarfacy Act 2002 के according, अगर charged securities का possession लेने के लिए district magistrate, मतलब DM की help की जरूरत पड़ती है, तो DM के लिए possession की process पूरी करने की maximum time frame क्या है? इसका जवाब ये है, The DM must complete the entire process within 30 days. जी, DM को ये पूरी प्रक्रिया 30 दिनों के अंदर अंदर पूरी करनी होती है। सिर्फ 30 डेज? ये तो काफी क्विक प्रोसेस है। हाँ बिल्कुल, ये टाइम लिमिट इंश्योर करती है कि प्रॉपर्टी पर कब्जा लेने की प्रोसेस में कोई अननेसेसरी डिले ना हो और बैंकों की रिकवरी तेजी से आगे बढ़े। अब हम अगले सवाल पर चर्चा कर सकते हैं। What is the typical period of operations for liquidity adjustment facility and which specific instruments are currently used by the RBI? यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के ऑपरेशंस का टिपिकल पीरियड क्या है और आरबीआई आजकल कौन से स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल कर रहा है? चलिए इसका जवाब देखते हैं। The period is overnight to 14 days and instruments include variable rate reverse repo यानी VRR, standing deposit facility SDF and marginal standing facility MSF। इसका पीरियड ओवरनाइट से लेकर 14 डेज तक का होता है और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड होते हैं वो है वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो यानी VRR, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF। ओके, सो ये सब शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल्स हैं? यस, एब्सोल्युटली। आरबीआई इन टूल्स का यूज करके बैंकिंग सिस्टम में शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मैनेज करता है ताकि मनी सप्लाई स्टेबल रहे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। What maximum US dollar amount, other than coins, are individuals permitted to retain after returning from abroad under FEMA regulations? तो FEMA regulations के तहत विदेश से लौटने के बाद कोई इंडिविजुअल कॉइन्स के अलावा मैक्सिमम कितना US डॉलर अमाउंट अपने पास रिटेन कर सकता है? इसका जवाब है individuals can keep a maximum of US $2,000 excluding coins. There is no specified limit on the retention of coins. इंडिविजुअल्स सिक्कों को छोड़कर मैक्सिमम US $2,000 तक रिटेन कर सकते हैं और कॉइन्स को रखने की कोई स्पेसिफाइड लिमिट नहीं है। अच्छा, तो $2,000 इन करेंसी नोट्स? करेक्ट। ये रूल बेसिकली लोगों को छोटी मोटी फॉरेन करेंसी की ज़रूरतों के लिए कन्वीनियंस देता है ताकि उन्हें बार बार करेंसी एक्सचेंज न करानी पड़े। अब हम अगले सवाल पर चर्चा कर सकते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर आरबीआई ऑफिशियल्स एंड हाउ मेनी एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर व्हाट टर्म इन मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी? यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी MPC में कितने मेंबर्स आरबीआई ऑफिशियल्स होते हैं और कितने एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है और उनका टर्म कितना होता है? चलिए इसका जवाब देखते हैं। देयर आर 3 RBI officials including the governor as chairperson. 3 external experts are appointed by the government of India for a term of 4 years. तो देखिए इसमें 3 RBI officials होते हैं जिसमें गवर्नर एज चेयरपर्सन इंक्लूड है
और 3 एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 4 साल के टर्म के लिए अपॉइंट करती है। सो इट्स अ बैलेंस्ड कमिटी, 3 आरबीआई से 3 बाहर से। यस, ये स्ट्रक्चर इंश्योर करता है कि मॉनेटरी पॉलिसी के डिसीजंस में आरबीआई के साथ-साथ एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन भी शामिल हो, जिससे एक बैलेंस्ड अप्रोच बना रहे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ SMA 0 and which specific types of accounts are explicitly mentioned as exceptions where this SMA classification does not apply? SMA 0 की डेफिनेशन क्या है और कौन से स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं जिन्हें इसके एक्सेप्शंस में रखा गया है, जिन पर यह क्लासिफिकेशन अप्लाई नहीं होता? इसका जवाब ये है, SMA 0 is up to 30 days stress. It is not applicable to cash credit or overdraft accounts. SMA 0 का मतलब है 30 days तक का स्ट्रेस, और ये क्लासिफिकेशन कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स पर लागू नहीं होता है। तो ये एक तरह का अर्ली वार्निंग सिग्नल है ना? एग्जैक्टली। For micro, small and medium enterprises, MSME's classification, what are the respective upper and lower limits specified for the annual sales turnover for both micro and small enterprises? MSME's के classification के लिए micro और small enterprises दोनों के लिए annual sales turnover की upper और lower limits क्या हैं? चलिए इसका जवाब देखते हैं। Up to 10 crore for micro enterprises and greater than 10 crores up to 100 crore for small enterprises. Micro enterprises के लिए turnover up to 10 crore है और small enterprises के लिए it is greater than 10 crores up to 100 crore. Okay, तो ये pure turnover based classification है। हाँ बिल्कुल, ये turnover based classification MSMEs को करेक्टली कैटेगराइज करने में मदद करता है ताकि उन्हें गवर्नमेंट स्कीम्स का सही बेनिफिट मिल सके। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। What is the maximum stipulated timeline that banks are required to reactivate an inoperative account requested by a customer? यानी बैंकों को कस्टमर के रिक्वेस्ट पर एक इनऑपरेटिव अकाउंट को रीएक्टिवेट करने के लिए मैक्सिमम कितनी टाइमलाइन दी गई है? इसका जवाब ये है, इट इज अ मैक्सिमम ऑफ 3 वर्किंग डेज। ये मैक्सिमम 3 वर्किंग डेज है। 3 वर्किंग डेज, ये तो कस्टमर फ्रेंडली रूल है। एब्सोल्युटली, ये नियम इंश्योर करता है कि कस्टमर्स को अपना इनऑपरेटिव अकाउंट रीएक्टिवेट करवाने में ज्यादा वेट ना करना पड़े और बैंकिंग सर्विसेज स्मूथली मिलती रहे। अब हम अगले सवाल पर चर्चा कर सकते हैं। According to RBI Lending Against Gold and Silver Collateral Directions 2025, what compensation must be paid to the borrower if the release of the collateral is delayed after full repayment? RBI Lending Against Gold and Silver Collateral Directions 2025 के अकॉर्डिंग अगर फुल रीपेमेंट के बाद कोलैटरल को रिलीज करने में डिले होता है तो बोरोवर को क्या कॉम्पनसेशन देना होगा? चलिए इसका जवाब देखते हैं। इट इज 5,000 रुपीज फॉर ईच डे। कॉम्पेंसेशन है 5,000 रुपए पर डे। 5,000 रुपए पर डे, ये तो काफी स्ट्रिक्ट पेनल्टी है। यस इट इज। ये पेनल्टी बैंकों को अकाउंटेबल बनाती है ताकि वे कस्टमर्स का कोलैटरल जैसे गोल्ड या सिल्वर लोन चुकाने के इमीडिएटली बाद रिलीज कर दें। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अंडर द एडजस्टमेंट्स फॉर वेट्स इन PSL अचीवमेंट फ्रेमवर्क, व्हाट वेरिंग वेट्स आर असाइन्ड टू इंक्रीमेंटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इन डिस्ट्रिक्ट्स विद कंपैरेटिवली लोअर वर्सेस हायर क्रेडिट फ्लो? तो PSL अचीवमेंट फ्रेमवर्क में जिन डिस्ट्रिक्ट्स में क्रेडिट फ्लो कम है वर्सेस जिनमें ज़्यादा है, वहाँ इंक्रीमेंटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को क्या डिफरेंट वेट्स असाइन किए गए हैं? इसका जवाब ये है, a higher weight of 125% is assigned in districts with low credit flow and a lower weight of 90% is assigned in high credit flow districts. लो क्रेडिट फ्लो वाले डिस्ट्रिक्ट्स में 125% का हायर वेटेज दिया जाता है, जबकि हाई क्रेडिट फ्लो वाले डिस्ट्रिक्ट्स में 90% का लोअर वेटेज दिया जाता है। ये अंडरबैंक्ड एरियाज में लेंडिंग को इंसेंटिवाइज करने के लिए है? एग्जैक्टली। ये पॉलिसी बैंकों को उन एरियाज में ज्यादा लोन देने के लिए एनकरेज करती है जहां अब तक बैंकिंग फैसिलिटीज कम पहुंची हैं। अब हम अगले सवाल पर चर्चा कर सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल ड्यूरेशन फॉर विच एन SNRR अकाउंट कैन बी ओपनड? एक SNRR अकाउंट मैक्सिमम कितने ड्यूरेशन के लिए खोला जा सकता है? चलिए इसका जवाब देखते हैं। इट कैन बी मेंटेन्ड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 years। इसे मैक्सिमम 7 years के पीरियड के लिए मेंटेन किया जा सकता है। 7 years?
ओके। हाँ, ये टाइम लिमिट इंश्योर करती है कि ये नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स एक फिक्स्ड पीरियड के लिए ही यूज हों जो उनके स्पेसिफिक पर्पस से लिंक्ड होता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। इन द मैकेनिज्म फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स विथ 2 और मोर होल टाइम डायरेक्टर्स WTDs, हु कैन सर्व एज द चेयरमैन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन कमिटी। विलफुल डिफॉल्टर्स के आइडेंटिफिकेशन के मैकेनिज्म में जहां 2 या 2 से ज्यादा होल टाइम डायरेक्टर्स हों, वहां आइडेंटिफिकेशन कमिटी का चेयरमैन कौन हो सकता है? इसका जवाब ये है, इट मस्ट बी अ WTD अदर देन द MD CEO. 2 सीनियर ऑफिशियल्स बिलो द रैंक ऑफ चेयरमैन विल सर्व एज मेंबर्स। ये MD CEO के अलावा कोई दूसरा WTD होना चाहिए और चेयरमैन के रैंक से नीचे के 2 सीनियर ऑफिशियल्स मेंबर्स के रूप में सर्व करेंगे। तो MD CEO को प्रोसेस से अलग रखा गया है। यस, ये रूल MD CEO को डायरेक्टली इस प्रोसेस से अलग रखकर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचाता है और फेयरनेस इंश्योर करता है। अब हम अगले सवाल पर चर्चा कर सकते हैं। फॉर डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स, व्हाट इज द स्पेसिफाइड सब टारगेट परसेंटेज ऑफ A and BC that must be extended as loans to non-corporate farmers? डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स के लिए ANBC का कितना सब टारगेट परसेंटेज नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स को लोन के रूप में देना मैंडेटरी है? चलिए इसका जवाब देखते हैं। It must be 14%. ये 14% होना चाहिए। 14%. जी, ये टारगेट ये इंश्योर करने के लिए है कि स्मॉल एंड इंडिविजुअल फार्मर्स को भी बैंकिंग सिस्टम से सफिशिएंट लोन मिल सके। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। What is the maximum amount of bank liability in the event of a loss to the locker contents caused by fraud, burglary, theft or building collapse? फ्रॉड, चोरी या बिल्डिंग कोलैप्स जैसी घटनाओं से लॉकर के कंटेंट्स को लॉस होने पर बैंक की मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी होती है? इसका जवाब ये है, इट इज लिमिटेड टू 100 times the prevailing annual rent. The bank has no liability in case of natural calamities. ये prevailing annual rent के 100 times तक लिमिटेड है और natural calamities के केस में बैंक की कोई liability नहीं होती है। 100 times the rent और नेचुरल डिजास्टर्स में 0 लायबिलिटी, ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। ये नियम बैंक की नेग्लिजेंस के मामलों में कस्टमर को एक लिमिट तक कॉम्पेंसेशन देता है, लेकिन कंप्लीट सेफ्टी की गारंटी नहीं देता। अब हम अगले सवाल पर चर्चा कर सकते हैं। फॉर हाउसिंग लोन्स सैंक्शनड इन सेंटर्स विद अ पॉपुलेशन ऑफ 50 लाख एंड अबव, what are the maximum permissible loan amount and the maximum house cost for the loan to be eligible for priority sector classification? 50 लाख या उससे ज्यादा पॉपुलेशन वाले सेंटर्स में दिए गए हाउसिंग लोन्स के लिए प्रायोरिटी सेक्टर में एलिजिबल होने के लिए मैक्सिमम लोन अमाउंट और मैक्सिमम हाउस कॉस्ट क्या है? चलिए इसका जवाब देखते हैं। लोन अमाउंट मैक्सिमम 50 लाख और द टोटल कॉस्ट ऑफ द हाउस मस्ट बी अप टू 63 लाख रुपीस। मैक्सिमम लोन अमाउंट 50 लाख है और घर की टोटल कॉस्ट 63 लाख रुपए तक होनी चाहिए। ओके, 50 लाख लोन एंड 63 लाख कॉस्ट। राइट। ये लिमिट्स इंश्योर करती हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर का बेनिफिट अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट को मिले, ना कि लग्जरी होम्स को। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। What is the rule regarding the minimum daily balance in the CRR account that should be maintained by banks relative to the average fortnightly balance? बैंकों को CRR अकाउंट में डेली मिनिमम कितना बैलेंस मेंटेन करना होता है एज कंपेयर टू द एवरेज फोर्टनाइटली बैलेंस? इसका जवाब ये है, it should not be less than 90% of the calculated average fortnightly balance. ये calculated average fortnightly balance के 90% से कम नहीं होना चाहिए। 90% on a daily basis? Yes, ये रूल बैंकों को डेली एक सर्टेन लेवल की लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए कहता है ताकि वे अपनी डेली ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सके। अब हम अगले सवाल पर चर्चा कर सकते हैं। What specific commission amounts are fixed by the RBI for handling government receipts, including both manual transactions and transactions processed electronically? गवर्नमेंट रिसीट्स को हैंडल करने के लिए RBI द्वारा मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरह के ट्रांजैक्शंस के लिए क्या कमीशन अमाउंट्स फिक्स किए गए हैं? चलिए इसका जवाब देखते हैं। It is 40 rupees per transaction. For e-receipts, the commission is 12 rupees per transaction. मैनुअल ट्रांजैक्शन के लिए ये 40 rupees per transaction है और e-receipts के लिए कमीशन 12 rupees per transaction है। तो
फ्रेंड्स, पिछले 30 सालों में 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स ने हमारे वीडियो लेसन्स एंड पीडीएफ मटेरियल को यूज करके अपना JIAB, CIAB एंड प्रमोशन एग्जाम पास किया है। आपकी हेल्प करने के लिए हम YouTube पर फ्री क्लासेस कंडक्ट करते हैं जो बेसिक्स बिल्ड करने में हेल्प करती हैं। बट अगर आप रियली एग्जाम पास करने के चांसेस को इन सिंगल अटेम्प्ट इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमारा अपडेटेड कंटेंट यूज करें एंड हमारी वेबसाइट nsthurschoolofbanking.com के कोर्सेज पेज पर लॉग इन करें। What 3 key components must be included when the minutes of every meeting of the MPC or RBI are published? And on which date is it to be published? जब MPC या RBI की हर मीटिंग के मिनट्स पब्लिश होते हैं तो उसमें कौन से 3 की कंपोनेंट्स इंक्लूड होने चाहिए और इसे किस डेट को पब्लिश किया जाता है? इसका जवाब ये है, it is to be published on the 14th day after the meeting. The minutes must comprise 1. The resolution adopted by the MPC, 2. The vote of each member, and 3. The individual statement provided by each member. इसे मीटिंग के 14th डे पर पब्लिश किया जाता है और मिनट्स में MPC द्वारा अडॉप्ट किया गया रेजोल्यूशन, हर मेंबर का वोट और हर मेंबर द्वारा दिया गया इंडिविजुअल स्टेटमेंट, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। ओके, सो फुल ट्रांसपेरेंसी। हाँ, बिल्कुल। ये ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है और पब्लिक को ये समझने में हेल्प करता है कि पॉलिसी डिसीजंस क्यों और कैसे लिए गए। अब हम अगले सवाल पर चर्चा कर सकते हैं। What is the provisioning requirement for frauds, both when the fraud is reported to RBI and when there is failure to report to the RBI? फ्रॉड्स के लिए प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट क्या है जब फ्रॉड RBI को रिपोर्ट किया जाता है और जब RBI को रिपोर्ट नहीं किया जाता? चलिए इसका जवाब देखते हैं। Provision for frauds is 100% over 4 quarters, starting from the quarter of occurrence. If the fraud is not reported to the RBI, 100% provisioning must be made immediately. फ्रॉड के लिए प्रोविजनिंग 100% होती है जिसे अकरेंस वाले क्वार्टर से स्टार्ट करके 4 क्वार्टर्स में स्प्रेड किया जाता है। बट अगर फ्रॉड की सूचना RBI को नहीं दी जाती तो 100% प्रोविजनिंग इमीडिएटली करनी होगी। इमीडिएटली? तो RBI को रिपोर्ट ना करना एक बहुत बड़ी नॉन कंप्लायंस है। यस, एब्सोल्युटली। RBI को रिपोर्ट न करने पर इमीडिएट 100% प्रोविजनिंग का रूल बैंकों को फ्रॉड रिपोर्टिंग में डिले करने से रोकता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। What is the risk weight applied to a loan amount up to 30 lakh rupees if the loan to value LTV ratio is maintained up to 80%? 30 लाख रुपए तक के लोन पर क्या रिस्क वेट अप्लाई होता है अगर लोन टू वैल्यू LTV रेशियो 80% तक मेंटेन किया जाता है? इसका जवाब ये है, the applicable risk weight is 35%. If the LTV ratio is above 80% up to 90%, the risk weight is 50%. Applicable risk weight 35% है और यदि LTV ratio 80% से ऊपर up to 90% है तो risk weight 50% होता है। तो LTV रेशियो जितना कम, रिस्क वेट भी उतना ही कम? करेक्ट। कम LTV रेशियो का मतलब है कि कस्टमर का खुद का पैसा ज्यादा लगा है, सो बैंक के लिए रिस्क कम होता है और रिस्क वेट भी कम होता है। अब हम अगले सवाल पर चर्चा कर सकते हैं। What are the income criteria and the collateral requirements specified for collateral-free microfinance loans given to individual households in the others category of priority sector advances? Priority sector की others category में individual households को दिए जाने वाले collateral-free microfinance loans के लिए income criteria और collateral requirement क्या हैं? चलिए इसका जवाब देखते हैं। Loans must be collateral-free. And the individual household's income ceiling is 3 lakhs. लोन्स कोलैटरल फ्री होने चाहिए और इंडिविजुअल हाउसहोल्ड माने फैमिली यूनिट की इनकम सीलिंग 3 लाख है। यस, ये रूल एंश्योर करता है कि माइक्रो फाइनेंस का बेनिफिट एक्चुअली लो इनकम हाउसहोल्ड्स तक पहुंचे जिन्हें बिना किसी गारंटी के लोन की जरूरत होती है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। In which major foreign currencies are rates quoted as indirect quotes globally? किन मेजर फॉरेन करेंसीज के रेट्स को ग्लोबली इनडायरेक्ट कोट्स के रूप में कोट किया जाता है? इसका जवाब ये है, These include GBP, यूरो, AUD and NZD. इनमें GBP, यूरो, AUD और NZD शामिल हैं। इंटरेस्टिंग। तो इन करेंसीज के लिए कोट का फॉर्मेट अलग होता है? हाँ, इनडायरेक्ट कोट का मतलब है कि फॉरेन करेंसी की एक यूनिट के बदले कितनी डोमेस्टिक करेंसी मिलेगी, जबकि डायरेक्ट कोट में
इसका ऑपोजिट होता है। अब हम अगले सवाल पर चर्चा कर सकते हैं। Why is the appraisal done on the lines of a term loan in the case of a deferred payment guarantee, यानी DPG appraisal process? And how does DPG fundamentally differ from a traditional term loan TL? Deferred payment guarantee यानी DPG के appraisal process में appraisal एक term loan की तरह क्यों किया जाता है? और DPG एक traditional term loan से fundamentally different कैसे है? चलिए इसका जवाब देखते हैं। The appraisal is like a term loan because payment relies on future cash profits. DPG differs from TL because the bank's funds outlay is contingent, not immediate. Appraisal term loan की तरह होता है क्योंकि पेमेंट फ्यूचर कैश प्रॉफिट्स पर रिलाई करता है, बट DPG TL से डिफरेंट है क्योंकि इसमें बैंक का फंड्स आउटले इमीडिएट नहीं होता, बल्कि ये एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है। कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब बैंक पैसा तभी देगा जब बोरोवर डिफॉल्ट करेगा। एग्जैक्टली बैंक ये तो देखता है कि क्या कंपनी फ्यूचर में पैसा चुका पाएगी, लेकिन बैंक खुद पैसा तभी देता है जब कंपनी डिफॉल्ट करती है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर क्रॉप लोन्स गाइडलाइंस, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन लिमिट स्पेसिफाइड फॉर एलाइड एक्टिविटीज सच एज फिशरीज, डेयरी, बीकीपिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री टू बी एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन बेनिफिट्स? क्रॉप लोन्स पर इंटरेस्ट सबवेंशन गाइडलाइंस के बेस पर फिशरीज, डेयरी, बीकीपिंग जैसी अलाइड एक्टिविटीज के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल होने की मैक्सिमम लोन लिमिट क्या है? इसका जवाब ये है, द लोन अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 2 लाख रुपीज। लोन की अमाउंट 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2 lakhs फॉर एलाइड एक्टिविटीज। यस, ये लिमिट इंश्योर करती है कि इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट छोटे किसानों और इन एलाइड एक्टिविटीज में लगे लोगों को मिले। अब हम अगले सवाल पर चर्चा कर सकते हैं। Which specific forms are utilized for registering and recording the satisfaction of a charge with CERSAI? And what are the associated fee amounts? CERSAI के साथ किसी चार्ज को रजिस्टर करने और उसके सैटिस्फैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किन स्पेसिफिक फॉर्म्स का यूज किया जाता है और एसोसिएटेड फी क्या है? चलिए इसका जवाब देखते हैं। फॉर्म I for registration and Form 2 for satisfaction of charge. The fee is ₹50 for loans up to 5 lakh and ₹100 for loans above 5 lakh for registration or modification. Registration के लिए Form I और चार्ज के satisfaction के लिए Form 2 यूज होता है। फीस की बात करें तो अप टू 5 लाख के लोन्स के लिए फी ₹50 है और अबव 5 लाख के लोन्स के लिए ₹100 है। ओके, सो सरसाई रजिस्ट्रेशन फ्रॉड रोकने के लिए होता है ना? हाँ, सरसाई में रजिस्ट्रेशन से एक ही प्रॉपर्टी पर मल्टीपल बैंक्स द्वारा लोन दिए जाने की फ्रॉड को रोकने में हेल्प मिलती है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। What is the appeal process for a person aggrieved by an order of the National Commission under the Consumer Protection Act 2019, including the time frame for appeal and the mandatory deposit requirement? Consumer Protection Act 2019 के तहत नेशनल कमीशन के ऑर्डर से अग्रीड पर्सन के लिए अपील प्रोसेस क्या है, इंक्लूडिंग द टाइम फ्रेम एंड मैंडेटरी डिपॉजिट रिक्वायरमेंट? इसका जवाब ये है, an appeal can be preferred to the Supreme Court within 30 days from the date of the order. The appeal is entertained only after depositing 50% of the amount required to be paid. ऑर्डर की डेट से 30 डेज के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, बट अपील तभी एंटरटेन की जाती है जब रिक्वायर्ड अमाउंट का 50% डिपॉजिट कर दिया गया हो। 50% प्रीमियम डिपॉजिट टू फाइल एन अपील। यस, ये 50% डिपॉजिट की कंडीशन इंश्योर करती है कि केवल सीरियस अपील्स ही फाइल की जाएं और प्रोसेस का मिसयूज ना हो। अब हम अगले सवाल पर चर्चा कर सकते हैं। How is an account classified as a non-performing asset if the interest due and charged during any quarter is not fully serviced by the borrower? अगर किसी क्वार्टर के दौरान ड्यू और चार्ज्ड इंटरेस्ट बोरोवर द्वारा फुल्ली सर्विस नहीं किया जाता, तो उस अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट (NPA) के रूप में कैसे क्लासिफाई किया जाता है? चलिए इसका जवाब देखते हैं। An account is classified as NPA if the interest due and charged during any quarter is not fully serviced within 90 days from the quarter's end. एक अकाउंट को NPA क्लासिफाई किया जाता है अगर क्वार्टर के दौरान ड्यू इंटरेस्ट क्वार्टर एंड होने के 90 डेज के भीतर फुली सर्विस नहीं किया जाता है। तो ये 90 डे रूल क्वार्टर एंड से कैलकुलेट होता है। करेक्ट। ये 90 डे का रूल बैंकों के लिए एक स्टैंडर्ड है ताकि वे प्रॉब्लम लोन्स की पहचान कर सकें और उनके लिए प्रोविजनिंग स्टार्ट कर सकें। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अंडर द साफासी एक्ट 2002,
What is the pre-deposit amount that a borrower must remit before an appeal can be allowed by the DRAT against the order of the DRT as per Section 18? सारफेसी एक्ट 2002 सेक्शन 18 के अनुसार DRT के ऑर्डर के खिलाफ DRAT में अपील अलाउ होने से पहले बोरोवर को कितना प्री डिपॉजिट अमाउंट रिमिट करना होता है? इसका जवाब ये है, The borrower must deposit 50% of the amount claimed by the creditor or determined by the DRT, whichever is less. DRAT has the discretion to reduce this amount to 25%. Borrower को creditor द्वारा claimed amount या DRT द्वारा determined amount का 50% जो भी कम हो deposit करना होगा. DRAT के पास इस amount को reduce करके 25% करने का discretion है. So, similar to the Consumer Protection Act, यहाँ भी a pre-deposit is required. Yes, ये pre-deposit condition unnecessary appeals को discourage करती है और creditor के interests को protect करती है. अब हम अगले सवाल पे चर्चा कर सकते हैं. Under the Liquidity Adjustment Facility, the interest rate corridor framework, what are the three specified levels within the corridor and which specific interest rates are designated to represent the upper limit, midpoint and floor in India? Liquidity Adjustment Facility के interest rate corridor framework के तहत कॉरिडोर के भीतर 3 स्पेसिफाइड लेवल्स कौन से हैं और इंडिया में अपर लिमिट, मिड पॉइंट और फ्लोर को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से इंटरेस्ट रेट्स डेजिग्नेटेड हैं? चलिए इसका जवाब देखते हैं. The 3 levels are the upper limit, midpoint and lower level. These correspond to the MSF rate जो upper limit है, repo rate जो midpoint है और SDF rate जो floor या lower limit है. MSF, repo and SDF ये RBI का मेन पॉलिसी कॉरिडोर है. Exactly. ये कॉरिडोर RBI को शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स को एक रेंज के भीतर रखने में हेल्प करता है, जिससे मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन इफेक्टिव होता है. चलिए अगले सवाल पर चलते हैं. What is the minimum percentage share of the individual loans that each regulated entity RE must retain on its books under the co-lending by banks and NBFCs to priority sector co-lending model framework? Co-lending model framework के तहत हर regulated entity को अपनी books पर individual loans का minimum कितना percentage share retain करना होता है? इसका जवाब ये है, each regulated entity RE is required to retain a minimum of 10% share of the individual loans on their respective books. हर regulated entity को अपनी books पर individual loans का minimum 10% share retain करना required है. 10%. So this is the skin in the game requirement, right? Precisely. ये रूल इंश्योर करता है कि लोन देने वाली एंटिटी का भी उस लोन में स्किन इन द गेम हो, जिससे वे रिस्पॉन्सिबिलिटी से लोन दें. अब हम अगले सवाल पर चर्चा कर सकते हैं. What are the exposure limits concerning the bond issue size and the aggregate exposure relative to the RE's Tier 1 capital for partial credit enhancement (PCE)? Partial credit enhancement (PCE) के लिए bond issue size और RE के Tier 1 capital के relative aggregate exposure की limits क्या हैं? चलिए इसका जवाब देखते हैं. The limit can be 50% of the bond issue size and the RE's aggregate PCE exposure cannot exceed 20% of its Tier 1 capital. Limit bond issue size का 50% हो सकती है और RE का total PCE exposure उसके Tier 1 capital के 20% से exceed नहीं कर सकता. Okay, so 50% per issue and 20% aggregate. Correct. ये लिमिट्स इंश्योर करती हैं कि बैंक या NBFC किसी एक बॉन्ड को बहुत ज्यादा गारंटी ना दें और अपने ओवरऑल रिस्क को भी कंट्रोल में रखें. चलिए अगले सवाल पर चलते हैं. According to CKYCR, what are the prescribed timelines for reporting entities REs to file electronic copies of KYC records of new customers after the commencement of an account-based relationship and for updating existing account records? CKYCR के अनुसार अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप स्टार्ट होने के बाद न्यू कस्टमर्स के केवाईसी रिकॉर्ड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज फाइल करने और एग्जिस्टिंग अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए प्रिस्क्राइब टाइमलाइंस क्या हैं? इसका जवाब ये है, REs must file KYC records for new relationships within 10 days. When KYC records are updated in existing accounts, the reporting must be done within 7 days. REs को new relationships के लिए 10 days के भीतर KYC records फाइल करने होते हैं और जब एग्जिस्टिंग अकाउंट्स में KYC रिकॉर्ड्स अपडेट किए जाते हैं तो रिपोर्टिंग 7 डेज के भीतर की जानी चाहिए. 10 days for new and 7 for updates.
यस, ये सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री को हमेशा अपडेटेड रखता है, जिससे कस्टमर्स को बार-बार केवाईसी कराने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम अगले सवाल पर चर्चा कर सकते हैं। हाउ इज द प्रोविजन फॉर कंट्री रिस्क कैलकुलेटेड फॉर अ बैंक हुज नेट फंडेड एक्सपोजर इक्वल्स 1% और मोर ऑफ इट्स टोटल एसेट्स बेस्ड ऑन ECGS रिस्क कैटेगरीज? ECGS रिस्क कैटेगरीज के बेस पर उस बैंक के लिए कंट्री रिस्क का प्रोविजन कैसे कैलकुलेट किया जाता है जिसका नेट फंडेड एक्सपोजर उसकी टोटल एसेट्स का 1% या मोर है? चलिए इसका जवाब देखते हैं। Provision is made on net funded country exposures ranging from 0.25% A1-A2 up to 100% C2D according to ECGS risk categories. Provision net funded country exposures पर 0.25% से लेकर 100% तक किया जाता है ECGS risk categories के अकॉर्डिंग। तो ये रिस्क कैटेगरी पर डिपेंड करता है? हाँ, ये बैंकों को उन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट से जुड़े पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिस्क्स के लिए पहले से प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अंडर द लेवरेज रेशियो फ्रेमवर्क, व्हाट स्पेसिफिक एडिशनल टियर 1 कैपिटल परसेंटेज मस्ट डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स like SBI and HDFC maintain respectively effective from April 1, 2025 to supplement the risk-based capital requirements? लेवरेज रेशियो फ्रेमवर्क के तहत 1 अप्रैल 2025 से SBI और HDFC जैसे डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स को रिस्क बेस्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को सप्लीमेंट करने के लिए कितना एडिशनल टियर 1 कैपिटल मेंटेन करना होगा? इसका जवाब ये है, इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1, 2025, SBI must maintain an additional tier 1 capital of 0.8% and HDFC will maintain an additional tier 1 capital of 0.4%. 1 अप्रैल 2025 से SBI को 0.8% का एडिशनल टियर 1 कैपिटल मेंटेन करना होगा और HDFC को 0.4% का एडिशनल टियर 1 कैपिटल मेंटेन करना होगा। 0.8% for SBI and 0.4% for HDFC. करेक्ट। देश के लिए इम्पोर्टेंट बड़े बैंकों को एडिशनल कैपिटल रखना पड़ता है ताकि किसी फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन में वे स्टेबल बने रहें। अब हम अगले सवाल पर चर्चा कर सकते हैं। इन द फीचर्स ऑफ अकाउंट्स ओपन बाय वे ऑफ वन टाइम पिन OTP बेस्ड EKYC process, what are the restrictions placed on sanctioning loans through this process concerning the type of loan and maximum annual disbursement amount? OTP बेस्ड EKYC प्रोसेस के थ्रू खोले गए अकाउंट्स में इस प्रोसेस से लोन सैंक्शन करने पर लोन के टाइप और मैक्सिमम एनुअल डिसबर्समेंट अमाउंट को लेकर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? चलिए इसका जवाब देखते हैं। फॉर लोन सैंक्शन थ्रू द OTP बेस्ड EKYC प्रोसेस, ओनली टर्म लोन्स TL कैन बी सैंक्शनड। The maximum disbursement allowed under the loan is restricted to rupees 60,000 per financial year. All right. OTP-based EKYC process के through sanctioned loans के लिए केवल term loans TL ही sanction किए जा सकते हैं और लोन के under maximum disbursement per financial year 60,000 rupees तक restricted है। Only term loans and only up to 60,000. Yes, ये restrictions इसलिए हैं क्योंकि OTP-based EKYC एक limited KYC process है and therefore इसके थ्रू दिए जाने वाले लोन्स पर भी लिमिट्स लगाई गई हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। How is the interest rate determined for the variable rate reverse repo VRRR? वेरिएबल रेट रिवर्स रिपो यानी VRRR के लिए इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमिन की जाती है? इसका जवाब ये है, The interest rate for VRR is discovered through a competitive bidding process, meaning it operates differently and is not a fixed rate like the standard reverse repo rate. VRR के लिए इंटरेस्ट रेट एक competitive bidding process के थ्रू डिस्कवर होती है, जिसका मतलब है कि ये स्टैंडर्ड रिवर्स रेपो रेट की तरह एक फिक्स्ड रेट नहीं है। So it's market determined. एग्जैक्टली बिडिंग प्रोसेस ये इंश्योर करता है कि इंटरेस्ट रेट उस टाइम की मार्केट लिक्विडिटी कंडीशंस को रिफ्लेक्ट करे। अब हम अगले सवाल पर चर्चा कर सकते हैं। What are the maximum limits in terms of both percentage of purchase price and absolute value allowed for loans to company employees under ESOP sanctioned by banks? बैंकों द्वारा ESOP के तहत कंपनी एम्प्लॉइज को दिए जाने वाले लोन्स के लिए परचेज प्राइस के परसेंटेज और एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों टर्म्स में मैक्सिमम लिमिट्स क्या हैं? चलिए इसका जवाब देखते हैं। Loans are restricted to 90% of the purchase price of the shares with a maximum absolute loan limit of 20 lakh rupees.
लोन्स शेयर्स के परचेस प्राइस के 90% तक रिस्ट्रिक्टेड है और मैक्सिमम एब्सोल्यूट लोन लिमिट 20 लाख रुपीस है। 90% of price or 20 lakh, whichever is lower, I presume. करेक्ट। ये लिमिट्स इंश्योर करती हैं कि एम्प्लॉइज शेयर्स खरीदने के लिए बहुत ज्यादा डेट ना लें और बैंक का रिस्क भी लिमिटेड रहे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। Where there is loss or damage to security, what realizable value threshold must be met relative to the loan outstanding for the loan to be classified immediately as a loss asset? अगर सिक्योरिटी को लॉस या डैमेज होता है तो लोन को इमीडिएटली लॉस एसेट क्लासिफाई करने के लिए रियलाइजेबल वैल्यू आउटस्टैंडिंग लोन के रिलेटिव कितनी होनी चाहिए? इसका जवाब ये है, इफ द रियलाइजेबल वैल्यू इज लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस। अगर रियलाइजेबल वैल्यू आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस के 10% से कम है, Less than 10%, so basically almost no hope of recovery. एग्जैक्टली इसका मतलब है कि सिक्योरिटी की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो गई है और उस लोन से रिकवरी की कोई होप नहीं है, इसलिए इसे डायरेक्टली लॉस एसेट मान लिया जाता है। अब हम अगले सवाल पर चर्चा कर सकते हैं। In the context of the liberalized remittance scheme, what are the specific tax collected at source (TCS) rates applied to remittances for education expenses when the funds are sourced through a bank loan versus when using the individual's own funds? Liberalized remittance scheme के context में एजुकेशन एक्सपेंसेस के लिए रेमिटेंसेस पर क्या स्पेसिफिक TCS रेट्स अप्लाई होती हैं जब फंड्स बैंक लोन से सोर्स्ड हों वर्सेस जब इंडिविजुअल्स ओन फंड्स यूज हो रहे हों? चलिए इसका जवाब देखते हैं। फॉर एजुकेशन रेमिटेंसेस अबव 10 लाख, द TCS रेट इज 0.5% if funded by a bank loan. If using own funds, the TCS rate applied is 5%. 10 लाख से ऊपर की एजुकेशन रेमिटेंसेस के लिए अगर बैंक लोन से फंडेड है तो TCS रेट 0.5% है और अगर ओन फंड्स यूज कर रहे हैं तो अप्लाइड TCS रेट 5% है। 0.5% versus 5%. Yes. That's a huge difference. Yes. बैंक लोन पर कम TCS रेट गवर्नमेंट द्वारा एजुकेशन के लिए लोन लेने को एनकरेज करने का एक तरीका है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। Under RBI Digital Lending Directions 2025, what is the maximum permissible limit for the total amount of digital lending guarantee DLG cover relative to the total amount disbursed out of that loan portfolio? RBI Digital Lending Directions 2025 के तहत उस लोन पोर्टफोलियो से डिसबर्स्ड टोटल अमाउंट के रिलेटिव डिजिटल लेंडिंग गारंटी कवर की टोटल अमाउंट की मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट क्या है? इसका जवाब ये है, the total amount on any outstanding portfolio must not exceed 5% of the total amount disbursed out of that specific loan portfolio at any given time. किसी भी outstanding portfolio पर total amount उस specific loan portfolio से disbursed total amount के 5% से exceed नहीं होनी चाहिए। 5% cap on the first loss default guarantee. करेक्ट। ये 5% की लिमिट इंश्योर करती है कि डिजिटल लेंडिंग में दिया जाने वाला फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी बहुत ज्यादा न हो, जिससे सिस्टम में रिस्क कंट्रोल में रहे। अब हम अगले सवाल पर चर्चा कर सकते हैं। टोटल करंट एसेट्स ऑफ अ फर्म आर 2000. Other current liabilities are 400. What will be the amount of 1. Working capital gap, 2. Net working capital as per the second method of lending of Tandon Committee, MPBF method, and 3. Bank limit for working capital. एक फर्म की टोटल करंट एसेट्स 2000 हैं, अदर करंट लाइबिलिटीज 400 हैं। 1. वर्किंग कैपिटल गैप, 2. टंडन कमेटी के सेकंड मेथड के अनुसार नेट वर्किंग कैपिटल और 3. वर्किंग कैपिटल के लिए बैंक लिमिट, इनकी अमाउंट क्या होगी? चलिए इसका जवाब देखते हैं। CA minus OCL is equal to WCG is equal to 2000, 400 is equal to 1600. NWC is 25% of CA is equal to 2000 into 25% is equal to 500. Bank limit is WCG minus NWC is equal to 1600 minus 500 is equal to 1100. Okay, so working capital gap होगा 1600, नेट वर्किंग कैपिटल होगा 500 और बैंक लिमिट होगी 1100। ओके, लेट्स ब्रेक दैट डाउन। हाँ, ये कैलकुलेशन टंडन कमेटी के सेकंड मेथड पर बेस्ड है, जिसमें बोरोवर को अपनी करंट एसेट्स का एटलीस्ट 25% खुद फाइनेंस करना होता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं।
In case of a restructured NPA account, when can the account be upgraded to the standard category? एक restructured NPA account के केस में अकाउंट को स्टैंडर्ड कैटेगरी में कब अपग्रेड किया जा सकता है? इसका जवाब ये है 1 year after the commencement of the first payment of interest or principal, whichever occurs later on the facility with the longest moratorium. Interest या principal के first payment के commencement के 1 साल बाद, whichever is later on the facility with the longest moratorium. So there's a 1-year observation period. Yes. ये 1 साल का satisfactory performance period ये देखने के लिए होता है कि borrower अब regularly payment करने में capable है या नहीं। अब हम अगले सवाल पर चर्चा कर सकते हैं। What is the required time frame for registering all mortgages except equitable mortgage with the Registrar of Assurances, sub-registrar? And what extended period and penalty fee can be allowed by the ROA? Registrar of Assurance के साथ सभी mortgages, equitable mortgage को छोड़कर को रजिस्टर करने के लिए रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम क्या है और ROA द्वारा कितनी एक्सटेंडेड पीरियड और पेनल्टी फी अलाउ की जा सकती है? चलिए इसका जवाब देखते हैं। It must be registered within 4 months. An additional 4 months can be allowed by the ROA by charging up to 10 times the original fee. 4 months के भीतर रजिस्टर होना चाहिए और ROA द्वारा ओरिजिनल फी का up to 10 times चार्ज करके additional 4 months अलाउ किए जा सकते हैं। 4 months plus 4 months with a penalty? करेक्ट। ये रजिस्ट्रेशन मॉर्गेज को लीगली वैलिड बनाता है और प्रॉपर्टी के ओनरशिप पर किसी भी डिस्प्यूट से बचाता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। The internal ombudsman is applicable for non-deposit taking NBFCs when their minimum asset size is how much? Internal ombudsman non-deposit लेने वाली NBFCs के लिए कब applicable होते हैं जब उनका minimum asset size कितना हो? इसका जवाब ये है इट इज विद एन एसेट साइज ऑफ ₹5,000 crore एंड अबव। ये 5,000 करोड़ रुपए और उससे अधिक की एसेट साइज वाली एनबीएफसीज पर एप्लीकेबल है। 5,000 crores, so only for the large NBFCs. यस। ये रूल बड़ी NBFCs में कस्टमर कंप्लेंट्स के रेजोल्यूशन के लिए एक इंटरनल मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करता है ताकि मामले जल्दी रिजॉल्व हो सकें। अब हम अगली सवाल पर चर्चा कर सकते हैं। Under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016, what specific majority percentage of the creditors committee must decide to liquidate the corporate debtor for it to be put into liquidation? Insolvency and Bankruptcy Code 2016 के तहत corporate debtor को liquidation में डालने के लिए creditors committee के कितने specific majority percentage का decision आवश्यक है? चलिए इसका जवाब देखते हैं। It may be put into liquidation if a 66% majority of the creditors committee decides to liquidate the corporate debtor. इसे liquidation में डाला जा सकता है अगर creditors committee का 66% majority corporate debtor को liquidate करने का decision लेता है। 66%. A super majority. हाँ, ये हाई मेजॉरिटी एंश्योर करती है कि कंपनी को लिक्विडेट करने का डिसीजन सभी क्रेडिटर्स के सफिशिएंट सपोर्ट के बाद ही लिया जाए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। What is the maximum loan to value ratio specified for loans secured by gold and silver collateral when the loan amount is greater than 2.5 lakh rupees but equal to or less than 5 lakh rupees? गोल्ड एंड सिल्वर कोलैटरल पर सिक्योर्ड लोन्स के लिए मैक्सिमम लोन टू वैल्यू रेशियो क्या है जब लोन अमाउंट 2.5 लाख रुपए से ज्यादा बट 5 लाख रुपए के इक्वल या उससे कम हो? इसका जवाब ये है द मैक्सिमम एलटीवी रेशियो अलाउड इज 80%। अलाउड मैक्सिमम एलटीवी रेशियो 80% है। 80%? यस। एलटीवी रेशियो ये डिसाइड करता है कि कोलैटरल की वैल्यू का कितना % तक लोन दिया जा सकता है। 80% का मतलब है कि 1 लाख के सोने पर 80,000 तक का लोन मिल सकता है। अब हम अगले सवाल पर चर्चा कर सकते हैं। What is the fundamental difference between European and American style options? यूरोपियन और अमेरिकन स्टाइल ऑप्शंस के बीच फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? चलिए इसका जवाब देखते हैं। In European options, the holder can exercise the right only on the expiry date. In American options, the holder can exercise the right any time between the purchase date and the expiry date. European options में holder right को only expiry date पर ही exercise कर सकता है, जबकि American options में holder right को purchase date और expiry date के बीच any time exercise कर सकता है. So the difference is all about the timing of exercise. Exactly.
अमेरिकन ऑप्शंस होल्डर को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, इसलिए वे जनरली यूरोपियन ऑप्शंस की तुलना में अ बिट मोर एक्सपेंसिव होते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। Following the Banking Law Amendment Act 2025, how many total nominations are now permitted for deposit accounts 45A? And what are the two distinct systems available for applying these nominations? Banking Law Amendment Act 2025 के बाद अब डिपॉजिट अकाउंट्स के लिए टोटल कितने नॉमिनेशंस परमिटेड हैं और इन नॉमिनेशंस को अप्लाई करने के लिए कौन से टू डिस्टिंक्ट सिस्टम्स अवेलेबल हैं? इसका जवाब ये है, फॉर डिपॉजिट अकाउंट्स अप टू 4 nominations are now permitted. These nominations can be applied either successively in order of priority or simultaneously with declared proportionate share. डिपॉजिट अकाउंट्स के लिए अब अप टू 4 nominations permitted हैं। ये nominations या तो successively माने in order of priority या simultaneously मतलब with declared proportionate share अप्लाई किए जा सकते हैं। 4 nominees with priority or proportion. That's a great feature. यस, ये नया रूल डिपॉजिटर्स को अपने फंड्स के सक्सेशन की प्लानिंग में मोर फ्लेक्सिबिलिटी और क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। अब हम अगले सवाल पे चर्चा कर सकते हैं। फॉर फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस, व्हाट इज द मैंडेटेड मिनिमम सब टारगेट परसेंटेज ऑफ ANBC और COBSE that must be achieved for priority sector loans, excluding export credit? 20 से कम ब्रांचेस वाले फॉरेन बैंक्स के लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट को एक्सक्लूड करके प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स के लिए ANBC का मैंडेटेड मिनिमम सब टारगेट परसेंटेज क्या है? चलिए इसका जवाब देखते हैं। They must achieve a minimum of 8% of ANBC or COBSE, whichever is higher. उन्हें ANBC या COBSE का मिनिमम 8% अचीव करना होगा, whichever is higher. 8%. Yes, ये रूल इंश्योर करता है कि छोटे फॉरेन बैंक्स भी इंडिया के प्रायोरिटी सेक्टर्स के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दें।